Teach doer. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। सो आपका जो चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कंप्लीटली थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। वन शॉट के अंदर बच्चों जितने भी आपके टॉपिक्स है उसको मैं कवर करवाने वाली हूँ और इम्पोर्टेंट कुछ मैं आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगी। इस चैप्टर में 99% बच्चे गलती करते हैं और गलती हो जाने की वजह से उनके कॉन्सेप्ट्स गलत हो जाते हैं और ये चैप्टर इंतहाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आपको इस बुक से जो पढ़ाऊंगी और एमसीक्यूज भी करवाऊंगी ये खुद आप पढ़ सकते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों बच्चों के लिए, एमजीकेट और ईकेट के लिए कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं और साथ साथ एमसीक्यूज भी मेरे साथ सॉल्व करने हैं और आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। छोड़ना नहीं चाहते तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। जो चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर मेरे बच्चे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बस करने वाले थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों ये फिजिक्स आपने इंटर में भी पढ़ा होगा। 11वां चैप्टर ही पूरा थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है। वे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। सेकंड और थर्ड लॉ पढ़ना यहाँ पर हमारा प्रोसेस नहीं है। क्लियर है? तो जो जो हमारी बुक में है उसे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट देखना है बच्चों। सबसे पहले देखें थर्मोडायनेमिक्स ऐसे कह सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये ऐसी ब्रांच है, सॉरी ये बच्चों ब्रांच है फिजिक्स की ब्रांच है। और बच्चों इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, व्हाट हैव टू डू। बच्चों क्या स्टडी करेंगे बच्चों, यहाँ थर्म वर्ड देख रहे हैं। थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म का क्या मतलब होता है, हीट। और डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज क्या हो, मोशन में हो। यहाँ पर फिजिक्स आ गई ना बच्चों, फिजिक्स आ रही है ना यहाँ पर। तो ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें आप स्टडी करते हैं, कि किसके बारे में, एनर्जीज के बारे में, एनर्जीज के बारे में और टू द फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, और एनर्जी की क्या क्या फॉर्म है उसके बारे में अगर आप डिस्कस करते हैं तो ऐसी ब्रांच को हम बच्चों क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ये ज्यादातर बच्चों फिजिक्स की ब्रांच है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर आप कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं कि सराउंडिंग्स क्या होता है, यूनिवर्स क्या होती है। तो बच्चों यूनिवर्स, आपने यूनिवर्स वर्ड सुना होगा। यूनिवर्स बच्चों, यूनिवर्स का मतलब होता है कायनात। क्या मतलब होता है, कायनात। तो बच्चों ये यूनिवर्स है ना, कायनात, ये दो चीजों का सम है, सिस्टम का और सराउंडिंग का। किसका मेरे बच्चे, सिस्टम का और सराउंडिंग का। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इट इज अ, यहाँ पैसे कैसे जंक्शन है, कनेक्शन है। किसका कनेक्शन है, इट इज अ जंक्शन। ये एक तरह की जंक्शन है। आप मुझसे पूछेंगे मैम किसकी जंक्शन है, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, सिस्टम की जंक्शन है और सराउंडिंग की जंक्शन है। उसी जंक्शन और को आप क्या बोलते हैं, यूनिवर्स, लिंक है। उस दोनों को आप क्या करते हैं, यूनिवर्स। अब बच्चों हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि बच्चों सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है बच्चों, सिस्टम में एक पोर्शन होता है यूनिवर्स का इन द सराउंडिंग जो आपके आसपास जो भी चीजें मौजूद है उसको आप बच्चों क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर मैं ब्लू मार्कर को एक्सटेंड कर लूं, द पोर्शन, ये एक पोर्शन होता है यूनिवर्स का ये पोर्शन होता है इन द सराउंडिंग। जो भी चीज आपके सराउंडिंग में मौजूद है उसका एक पोर्शन होता है। और बच्चों आपके पास टाइप होती है सिस्टम की, टाइप ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइप ऑफ द सिस्टम, 3 टाइप ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट बच्चों जो आपकी टाइप होती है वो होती है ओपन सिस्टम। क्या मेरे बच्चे, ओपन सिस्टम। और दूसरी आप लोगों के पास होती है क्लोज सिस्टम। क्या होती है, क्लोज सिस्टम। और थर्ड बच्चों आप लोगों के पास जो टाइप होती है वो होती है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम।
सिस्टम पे सिस्टम, है ना, सिस्टम पे सिस्टम आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो ओपन सिस्टम है, क्लोज है, आइसोलेटेड है, मैं आपको समझा भी देती हूँ और बता भी देती हूँ। बच्चों देखें, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपका मास और एनर्जी ट्रांसफर होती है, सराउंडिंग में दोनों ट्रांसफर होती हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल एक चाय का कप है, फॉर एग्जाम्पल ये समझ ले एक चाय का कप है, सही। ये एग्जाम्पल मुझे बच्चों अब इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं आती, तो बच्चों एक कप है और कप के अंदर जैसे ही हम चाय, क्योंकि ओपन होता है तो यहाँ से आपकी एनर्जी भी रिलीज हो जाती है और यहाँ से जो आपका दूध है वो एक तरह का मास था तो वो बच्चों आप लोगों के पास ट्रांसफर हो जाता है, इसे ओपन सिस्टम। अब इसी कप के ऊपर आप इस कप को बंद कर दें तो आपकी एनर्जी फिर भी ट्रांसफर होगी, एनर्जी फिर भी ट्रांसफर होगी लेकिन मास नहीं होगा। उसके बाद बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जैसे कि थर्मास होता है। अब आप थर्मास का क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमारी चाय गर्म ही रहे। तब भी बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम में आपका मास और एनर्जी ट्रांसफर नहीं होते। लेकिन बच्चों अभी तक हमारे पास कोई कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना। कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम ना होने की वजह से थोड़ी थोड़ी एनर्जी फिर भी ट्रांसफर होती है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी फिर भी ट्रांसफर होती है। ये बात मेरी आपने बच्चे क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर है बच्चों? अब हम लिख लेते हैं अपनी फॉर्म में कि आप लोगों के पास ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपकी बोथ मास एंड एनर्जी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आर ट्रांसफर, क्या हो बच्चों, ट्रांसफर हो सराउंडिंग में। उसे आप सिंप्लीफाई मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम किसे बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे बच्चे, याद रखिएगा, जिसमें कैन नॉट मास ट्रांसफर ओनली एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसफर इन सिस्टम, या आप कह सकते हैं सराउंडिंग, सही। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें बच्चों डू नॉट ट्रांसफर मास एंड एनर्जी, उस सिस्टम को बच्चों सिस्टम, उसे आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन एक बात और याद रखें, अभी कंप्लीटली कोई हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। देयर आर नो, आई एम नॉट से फॉर यू कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, बट आई कैन टेलिंग फॉर यू कि अभी तक कोई है नहीं। अभी कंप्लीटली हम कह सकते हैं, कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि कोई नॉट आइसोलेटेड सिस्टम अभी नहीं है, नोट ऐसा करें कि अभी तक ऐसा सिस्टम बना ही नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी बच्चों उसके अंदर से थर्मास से भी निकलती होती है, कंप्लीटली अभी तक बना नहीं है। तो बच्चों ये सिस्टम के क्या है, पार्ट्स है और इन्हें अच्छे तरीके से बच्चों आपने देख लेना है, अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं सराउंडिंग्स के बारे में। किसके बारे में, सराउंडिंग के बारे में। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है ताकि मुझे पता चले कितने कितने बच्चे मेरी बात को सीरियस ले रहे हैं, सही है। तो मेहनत करने का भी होता है कि स्टूडेंट उससे फायदा ले, एंड देन नो। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले सराउंडिंग। अब सराउंडिंग इसका सेकंड पार्ट है। बच्चों सराउंडिंग क्या होता है, मैं यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ कि जिसमें एनीथिंग बच्चों, एनीथिंग अराउंड द सिस्टम ऑफ यूनिवर्स। बच्चों ये एक अराउंड द सिस्टम, सराउंडिंग क्या होती है, अराउंड द सिस्टम में जो यूनिवर्स इसके अराउंड हो उसे आप बच्चों क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, जोर से बोले, सराउंडिंग। मैम हम तो नहीं बोल सकते, आप ही बोलेंगी। तो हम कनेक्ट होंगे लाइव में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, अगर आप लोग साथ देंगे हमारा। तो उसके बाद बच्चों थर्ड हमारे पास क्या होता है, एक तो बच्चों हमने अभी डिस्कस किया, सिस्टम है, सराउंडिंग है, और उसके बाद बच्चों हम इसका करने वाले हैं थर्ड पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है बाउंड्री। क्या है हमारे पास, बाउंड्री। तो बाउंड्री हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक तरह का बॉर्डर कह सकते हैं, एक बॉर्डर होता है।
इसके बिटवीन होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन एक तरह का क्या होता है, बॉर्डर होता है। यानी कि आप इसमें भी लिख सकते हैं एक तरह की जंक्शन होती है, जंक्शन होती है बिटवीन सराउंडिंग, यानी कि मिड वाला पार्ट सराउंडिंग के और सिस्टम के। क्लियर है मेरे बच्चे? और हमेशा याद रखिएगा जो आपकी बाउंड्री होती है वो एक तरह की आप कह सकते हैं रियल भी, इट इज रियल, ये रियल भी हो सकती है, एंड इमेजिनरी, ये इमेजिनरी भी हो सकती है। क्लियर है मेरे बच्चे? दूसरी पॉइंट लिख दें, ये इट इज फिक्स्ड, ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और बच्चों ये क्या होती है, मूवेबल होती है, मूवेबल। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? क्या होता है बच्चों, ये बाउंड्री एक तरह का जंक्शन होता है, लिंक होता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। और ये रियल भी हो सकता है, यहाँ हम ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं ना, हम करोड़पति बन जाएंगे 2 दिनों में, ऐसे बच्चों, मेरा तो नहीं है लेकिन शायद किसी का हो। उसके बाद इट इज अ फिक्स एंड मूवेबल, और वो फिक्स मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपकी सोच में भी चीज नहीं होगी वो भी आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो बच्चों अब हम 4th पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, पाथ सिस्टम को, पाथ सिस्टम को। तो पहले बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं पाथ सिस्टम को। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन पढ़ते हैं, और फिर बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन। बच्चों स्टेट फंक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में लिख दूं, जिसमें आपकी इनिशियल एंड फाइनल जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और पाथ फंक्शन में आपकी इनिशियल एंड फाइनल जो होती है वो आप लोगों के पास नोट वो होती ही नहीं है, फिक्स क्या होगी, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल आपकी फिक्स होती है, और यहाँ पर इनिशियल और फाइनल कंडीशन आपकी नहीं होती। इनिशियल से क्या मुराद है, जैसे आप किसी भी फॉर्म को ऐसे चेंज कर लेते हैं, P1 से हो जाता है ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल P2 से क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। क्लियर है ना? उसके बाद T1 से T2 हो जाता है, सॉरी जैसे ये T1 है इसका फाइनल क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ऐसे इनिशियल और फाइनल कंडीशन स्टेट फंक्शन में पॉसिबल होती है, लेकिन जो आपका पाथ फंक्शन है उसके अंदर आपकी इनिशियल और फाइनल होती ही नहीं है। वहां पर बच्चों फिजिक्स आ जाती है, पूरा फिजिक्स का एक तरह का चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों वर्क डन। अब आप वर्क डन की एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन नहीं होती। अब बच्चों आप कहें आप कोई बुरा आदमी जा रहा था कहां पर भी, कोई आपको मिल गया एयरपोर्ट पे, आपने उसका सामान को उठाकर रख दिया, तो वो आपको बोलेगा बेटा आपने कितना अच्छा किया ना। तो बच्चों फिजिक्स के हिसाब से हम इसे काम नहीं कहते, किसी की हेल्प करना, कोई वजन उठाना, कोई गाड़ी को चलाना, फिजिक्स के हिसाब से ये वर्क डन नहीं है। वर्क डन वो होता है जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आए। मैंने आपको फिजिक्स का 5वां चैप्टर पढ़ाया हुआ है वर्क एनर्जी पावर, तो वहां पर बच्चों मैंने सिखाया था उसकी ना इनिशियल और फाइनल कंडीशन बच्चों नहीं होती। एक कांस्टेंट वर्क डन होता है, दूसरा वेरिएबल होता है, पावर होता है, उसके बाद काफी मैंने आपको कंडीशन, काइनेटिक, पोटेंशियल सब पढ़ाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स है, बट बच्चों आप वर्क डन की कभी भी इनिशियल और फाइनल कंडीशन को नहीं करते, तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। अब बच्चों इंटरनल एनर्जी, अब बच्चों जो इंटरनल एनर्जी व्हाट हैव टू डू, इंटरनल एनर्जी क्या होती है बच्चों, इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनका सम को आप क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है बच्चों जैसी बात हो गई, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मोशन की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी कोई भी केमिकल बॉन्ड के बिटवीन हो जाती है, फिजिक्स में अगर जाएं तो ड्यू टू पोजीशन, उसे आप कहते हैं इंटरनल एनर्जी। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है? इतना क्लियर है? चले अब आगे हम चल लेते हैं। इतना क्लियर है तो फिर आगे भी आपका क्लियर ही होगा, क्योंकि शुरू के स्टेप भी एमडीकेट में ज्यादा से ज्यादा आते रहते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले इंथैल्पी।
उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे इंथैल्पी चेंज को। पहले मैं डेफिनेशन लिख लेती हूं। जैसे हम लिखें द टोटल हीट, जो आपकी बच्चों टोटल हीट होती है इज कंटेंट और जो सराउंडिंग में होती है, सराउंडिंग, उसे बच्चों इज कॉल्ड इंथैल्पी। उसे ये बच्चों आप क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। कि बच्चों क्या हो, टोटल हीट हो आपके कंटेंट या सराउंडिंग में। सराउंडिंग मैंने आपको बताया एनीथिंग अराउंड द सिस्टम, सराउंडिंग में हो उसे आप बच्चों क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। अब बच्चों इंथैल्पी को आप डिनोट करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा एच से। अब बच्चों आपकी जो इंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव भी होती है, इंथैल्पी आपकी नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव होगा तो बच्चों एंडोथर्मिक होगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक। आगे बच्चों हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, उसमें मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगी। इसमें मैं आपको एक पार्ट और बता देती हूँ जो कि डेल्टा एच एफ होता है। डेल्टा एच बच्चों होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट की किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, हीट फॉर्मेशन, उसे आप बच्चों सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, डेल्टा एच एफ, हीट फॉर्मेशन। अब बच्चों ये एक तरह का सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने से पहले हमें इंथैल्पी चेंज के बारे में पढ़ना चाहिए, फिर आपको ये समझ आएगा। अब बच्चों पढ़ने वाले हैं इंथैल्पी चेंज को, तो समझ ले मेरे बच्चे इंथैल्पी चेंज क्या होता है। मैं बताती हूँ फिर उधर चलेंगे, हाँ ऐसे आपको समझ नहीं आएगा एंड दे आर वेस्टेड ऑन, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। बच्चों ये क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट जिसमें आपकी जो एनर्जी है या हीट है वो एब्जॉर्ब हो और क्या हो बच्चों, रिलीज हो कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, उसको मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड इंथैल्पी चेंज, इस कॉल्ड इंथैल्पी चेंज। क्लियर है, क्लियर है। और बच्चों ये वाली जो सारी कंडीशंस है, जो सारी मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं वो सारी इसके लिए हैं, इंथैल्पी चेंज के लिए। और बच्चों जो आपका इंथैल्पी अकेला होता है उसका बच्चों आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है। एक बच्चों क्या होता है, आप लोगों के पास इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है, जो आपकी एनर्जी होती है जिसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी कहते हैं, उसका हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। अभी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि डेल्टा ई होता है और बच्चों आपका क्या होता है, ई प्लस और आपका क्या हो जाता है, वर्क डन। और बच्चों ये बराबर होता है ई प्लस पीवी के। क्लियर है। तो बच्चों ये आपकी इंथैल्पी का क्या है, फॉर्मूला होगा, तो जरा इसे नोट डाउन कर ले। तो बच्चों यहाँ पर देखें आपकी इंथैल्पी के यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एच आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, इंथैल्पी का फॉर्मूला। क्लियर है मेरे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख लें। तो बच्चों इंथैल्पी चेंज की ये वाली क्या है, कंडीशन है, बस चेंज लग गया वर्ड तो कितनी कंडीशन बच्चों आप देख सकते हैं बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एच एफ जिसका नाम है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब बच्चों जो आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है इट इज ना, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, द हीट इज एब्जॉर्ब हो या बच्चों क्या हो, रिलीज हो, एब्जॉर्ब हो जाए या रिलीज हो जाए। और बच्चों वन मोल ऑफ कोई भी कंपाउंड और वो बच्चों फॉर्म हो जाए, फॉर्म्ड हो किसी भी एलिमेंट में से, उसे आप बच्चों कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट की फॉर्मेशन कैसे होती है कि द हीट एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो वन मोल कोई भी कंपाउंड में, फिर वो फॉर्म हो किसी भी एलिमेंट से, उसे आप बच्चों क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब बच्चों हीट ऑफ फ्यूजन को आप कैसे कैसे आपको अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो बच्चों यहाँ पर देखें, गौर से देखना है। जब कार्बन और प्लस बच्चों, क्योंकि हमने क्या करना है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड O2, तो क्या बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी भी बच्चों आप क्या मालूम कर सकते हैं, HF मालूम कर सकते हैं। क्लियर है, इसकी भी कोई ना कोई HF होगी, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। अगर हम यहाँ पर वाटर ले लें, यानी कि वाटर ले लें, H होगा और बच्चों आपका क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा और यहाँ पर H2O बन जाएगा। क्लियर है, इसका भी कोई ना कोई आपका हीट ऑफ क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है
क्लियर हो रहा है तो आपने मुझे बताना है। यहाँ बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन प्लस H2 मिले तो आपका क्या बनाएंगे, मिथनॉल बनाएंगे। अब बच्चों मिथनॉल की हीट ऑफ फ्यूजन कोई नहीं होती, मिथनॉल की जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो जीरो होती है। मैम क्यों जीरो होती है बच्चों, ये हमें बताएगा हेसिस लॉ। कौन कौन बताएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हेसिस लॉ, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं हेसिस लॉ। अब बच्चों हेसिस लॉ में बताएगा, हेसिस लॉ कहता है इनकी हमारी हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, जीरो होती है। क्यों, क्योंकि बच्चों कुछ हमारी क्या होती हैं गैसेस जो होती हैं वो फ्री स्टेट में होती हैं। जैसे कि हमारी जो फ्री स्टेट में होती है वो नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और बच्चों Na। ये बच्चों आपकी क्या होती है फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में होने की वजह से ये जीरो हो जाती हैं, ये वाली आप देख सकते हैं। और बच्चों कुछ आपके यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टेबल एलोट्रोपिक होते हैं, एलोट्रोपिक। अब बच्चों कार्बन जो है उसके दो एलोट्रोप है, एक बच्चों है डायमंड और एक बच्चों है ग्रेफाइट, ये मशहूर है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है चैप्टर में। उसके बाद बच्चों जो डायमंड है ना, डायमंड और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट बच्चों क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। इसकी वजह से बच्चों आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका जीरो होता है। मैंने दोनों आपको कंडीशन बता दी है। क्लियर है माय स्टूडेंट, इतना आई थिंक आपको समझ आ गया हो। तो बच्चों नेक्स्ट कंडीशन को और नेक्स्ट टॉपिक को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको मिटा रहे हैं, तो अब हम बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बच्चों एमडीकेट में भी पूछी जा सकती हैं, जैसे हमारी पीएमटी के सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है पर ये टेस्ट्स में आता रहता है, जॉब के टेस्ट्स में, तो आपने थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, जिसका नाम है बच्चों प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों आपकी सिस्टम की। अब बच्चों फर्स्ट आप लोगों के पास होती है माइक्रोस्कोपिक और दूसरी होती है मैक्रोस्कोपिक। अब बच्चों माइक्रोस्कोपिक क्या है और मैक्रोस्कोपिक क्या है। बच्चों माइक्रोस्कोप जो आपकी स्कोपिक है ये बच्चों सिर्फ 1 एटम की निकल सकती है, या फिर आपका कोई भी फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस मालूम करना चाहते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट। यहाँ बच्चों एक हमारे पास होती है जिसको मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। क्लियर है, तो माइक्रोस्कोपिक और क्या है, मैक्रोस्कोपिक। इसके लिए बच्चों आप इसको निकाल सकते हैं लार्ज एटम के लिए। किसके लिए निकाल सकते हैं, लार्ज एटम के लिए, जैसे उसका टेम्परेचर बच्चों आप निकाल सकते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट। अब बच्चों इसकी भी प्रॉपर्टीज है मैक्रोस्कोपिक की, तो वो बच्चों आप माइक्रोस्कोपिक की, और बच्चों वो आप लोगों के पास है, एक हमारे पास होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और दूसरी आप लोगों के पास होती है एक्सट्रिंसिक। क्या होती है, एक्सट्रिंसिक। अब बच्चों जो इंट्रिंसिक होती है प्रॉपर्टी वहां पर आपकी इंडिपेंडेंट होती है, और जो आपकी एक्सटेंसिव होती है वो डिपेंडेंट होती है अमाउंट पर, और ये बच्चों क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट पर। अब मैम इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, आप हमें बता दें। बच्चों इसकी जो आप लोगों के पास एग्जाम्पल होगी वो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। फर्स्ट बच्चों ध्यान से देखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। एक बच्चों होती है डेंसिटी, याद रखिएगा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, और मेल्टिंग पॉइंट, ये भी बच्चों इंडिपेंडेंट होती है। और बच्चों क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और नेक्स्ट बच्चों आपका सरफेस टेंशन, वो भी बच्चों आपकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मैं सारे बता रही हूँ बच्चों। और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी आपकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है माय स्टूडेंट। और टेम्परेचर भी आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एंड एक्सेट्रा। और बच्चों आपकी क्या होती है, एक्सट्रिंसिक, जो कि डिपेंड करती हैं। अब डिपेंड आपकी कौन कौन सी चीजें करती हैं आपको पता ही होगा, इतने होशियार होंगे आप लोग। मास करता है डिपेंड, वॉल्यूम करता है डिपेंड, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपके मोल्स डिपेंड करते हैं,
तो ये सारे बच्चों क्या है, डिपेंडेंट है, एंड एक्सेट्रा आप क्या कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी, जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, जानना जरूरी थी। इस वजह से मैंने इसको आप लोगों को इतना डिटेल में पढ़ाया है, एंड देन आई कैन रिमूव इट एंड देन डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों हम काफी टॉपिक्स में बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों थर्मोकेमिकल रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो जो स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद बच्चों क्या है आपका थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब बच्चों थर्मोकेमिकल रिएक्शन बहुत आसान है बच्चों, हलवा है, आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे, ये तो मुझे पता ही है। अब जो थर्मोकेमिकल जो रिएक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आपको पता है। एक बच्चों आप लोगों के पास होते हैं एंडोथर्मिक, मैम क्या याद करवा दिया बच्चों, यही तो इसकी टाइप्स हैं। और एक बच्चों आपके पास क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। अब बच्चों जो एंडोथर्मिक होता है वहां पर क्या होता है और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, और यहाँ पर भी एक लाइन लगा देते हैं, यहाँ पर इसकी पॉइंट्स लिखेंगे और यहाँ पर बच्चों उसकी पॉइंट लिख देंगे अगर जगह कम पड़ गई तो। अब जो एक्सो जो आपका थर्मिक है उसके अंदर आपकी जो हीट है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक के अंदर आपकी जो हीट होती है वो क्या होती है मेरे बच्चे, रिलीज होती है। इसमें जो एंथैल्पी चेंज आता है आप लोगों का वो पॉजिटिव आता है, और यहाँ पर जो आपका एंथैल्पी चेंज होता है वो आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्लियर है, इतना क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। और बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर जो आपकी हीट है उस वो हीट है जो यानी कि आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट है, इसमें जो आपका रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, वो बच्चों लेस देन होता है आपके प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट के क्या होता है, लेस देन होता है। और यहाँ पर बच्चों आपकी जो हीट है या अमाउंट ऑफ हीट है, इसमें जो बच्चों आपका रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, मोर देन होता है, किससे, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट से क्या होता है, मोर देन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं ज्यादा होता है। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट लिख सकते हैं, दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, लिख सकते हैं प्रोसेस होता है। और ये आप लोगों के पास बच्चों क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है। अब इस लाइन को लगाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ पॉइंट मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। बच्चों एक्सो यानी रिलीज, एब्जॉर्ब, और सॉरी एक्सो यानी कि रिलीज, सही बोला। एंडो का मतलब है बच्चों एक्सो। बच्चों यहाँ पर आपका क्या होता है, एक पॉइंट आप और भी लिख सकते हैं, एक्सो में और एंडो में, या एंडो कर दे या फिर क्या कर दे, एक्सो कर दे। बच्चों यहाँ पर आपकी ये क्या होती है, सराउंडिंग टू सिस्टम। और बच्चों यहाँ पर आपकी क्या होती है, सिस्टम टू सराउंडिंग। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है। चले वीडियो भी चल रही है, आपको क्लियर भी हो रहा है साथ साथ, ये भी शुक्र है। तो बच्चों यहाँ पर कितनी पॉइंट्स हो गई आप लोगों की, काफी ज्यादा पॉइंट्स हमने इसके बारे में लिख ली है। इतनी इंफॉर्मेशन ही आपको होना चाहिए एक्सो के बारे में और एंडो के बारे में। अब जो एक्सो और एंडो की कुछ एग्जांपल्स को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इसकी एग्जांपल्स है। तो फर्स्ट बच्चों इसकी एग्जांपल है, मैं यहाँ पर इससे ही लिख देती हूँ, थर्मल डीकम्पोजिशन। अब बच्चों थर्मो डीकम्पोजिशन क्या होती है, जरा गौर से देखना है। जैसे कि बच्चों आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, वो क्या हो रहा है, हीट की वजह से कन्वर्ट हो रहा है CaO में, और प्लस बच्चों आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, आपका चेंज हुआ थर्मल डीकम्पोजिशन, और ये आपका क्या है, एंडोथर्मिक चेंज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। और एक आपका क्या है, सब्लिमेशन। वहां पर बच्चों क्या होती है आपकी सब्लाइम सॉलिड, जिसे आप क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और ये
हीट ऑफ सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन। ये बच्चों आप लोगों के पास क्या होता है याद रखिएगा, ये आप लोगों के पास क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है, क्लियर है। और बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले इसकी एग्जांपल, वो आप लोगों के पास होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें भी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसकी। तो बच्चों जो जब आपका HCl प्लस हो जाए किसी भी बेस के साथ, बच्चों ये न्यूट्रलाइजेशन एग्जांपल ही किसकी है, एक्सोथर्मिक की। तो आपका बनता है NaCl और प्लस में आपका क्या बनता है, वाटर बनता है। क्लियर है, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। मैं आपको बार बार, क्योंकि दिस इज अ चैप्टर इज वेरी मतलब कि स्मॉल है एंड दैट आई विल डिस्कस अबाउट, मैंने इस वजह से इसको पहले डिस्कस करवाया है। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी हीट क्या होगी, नेगेटिव होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद बच्चों एक रिएक्शन है जिसे आप कहते हैं कंबशन। अब कंबशन यानी कि जलाना जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बच्चों ये एक तरह का क्या है, कंबशन प्रोसेस है। और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। आई एम मैं दोबारा आपसे पूछती हूँ कि आपको क्लियर हो रहा है नहीं। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो मैं यहां पर लिख देती हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। बच्चों जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बार बार बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब लाइक लाजमी करना है। तो बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आल्सो कॉल्ड लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने पढ़ाई हुई है आपको फिजिक्स के एनर्जी कैन नॉट be created and cannot be destroyed, only आप इसे चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म से टू द अनदर फॉर्म। उसे ही बच्चों आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंटर में भी पढ़ा होगा, आसान हो गया होगा। तो एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसे चेंज कर सकते हैं। या बच्चों और भी आप लिख सकते हैं इसके बारे में, टोटल हीट भी लिख सकते हैं, या बच्चों आप अमाउंट ऑफ हीट भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ हीट, या फिर वो किसी भी सिस्टम में है या वो किसी भी सराउंडिंग में है, यानी कि आप यूनिवर्स ही लिख सकते थे लेकिन मैं लिख दिया ये, जो कि क्या रहे, रिमेन्स आपकी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। उसे ही बच्चों आप सिंप्लीफाई कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है। अब बच्चों हम इसकी करने वाले हैं डेरिवेशन। क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन। इतना अगर आपने पढ़ लिया हो तो आपने, वैसे भी बच्चों ये बहुत इजी लॉ है, ये तो देना ही नहीं चाहिए था क्योंकि फिजिक्स में था पहले ही, पर दे दिया है तो अगेन बच्चों रिवाइज हो रहा है तो हमें पढ़ना चाहिए इसे। डेरिवेशन बच्चों आप होशियार बन के इसे स्किप मत कर देना, क्योंकि कोई ऐसी चीज है जो आपको फिजिक्स ने नहीं बताई हुई। तो यहाँ पर देखें, ये बच्चों आपके पास कोई भी कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या रखी हुई है, एक पिस्टल। हाइड्रोलिक जैक्स और हाइड्रोलिक मशीन में भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, याद हो तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इसकी अगर डेरिवेशन करें तो ये कोई भी क्या है, कंटेनर है। इसके अंदर E1 और E2 तो बच्चों कंडीशंस होंगी, क्योंकि एनर्जी भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी का भी। क्लियर है ना माय स्टूडेंट। तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों E बराबर होता है Q के, और बच्चों किसके बराबर होता है, वर्क डन के। तो ये बच्चों फॉर्मूला है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको सिर्फ फॉर्मूले के बारे में
पता होना चाहिए। मैं पूरी डेरिवेशन करवाने लगी थी, फिर मैंने बोला अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट आपको इतनी चीजों के बारे में बस इल्म होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों चार्ज, अब चार्ज बच्चों जो आपकी चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकती है एंड देन आपकी जो चार्ज है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जिसे हमने क्या बोला, क्यू बोला। बच्चों अगर पॉजिटिव होगी तो आपकी जो पिस्टन होगी वो मूव करेगी डाउनवर्ड। क्या मूव करेगी बच्चों, डाउनवर्ड मूव करेगी। और बच्चों अगर नेगेटिव होगा तो आपकी पिस्टन अपवर्ड मूव करेगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें क्या करवाना पड़ेगा, वर्क डन करवाना पड़ेगा। तो वर्क डन की कंडीशन में ही हम ये पिस्टन को मूव, अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा और अगर आपका यहाँ पर जो वर्क डन लिखना था, अगर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो पिस्टन कहाँ पर मूव करेगी, डाउनवर्ड। इज डूइंग, जो हमने इज डूइंग वर्क डन करवाया है, क्या करवाया, वर्क डन, सही है। और आपकी जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूव करेगी, पिस्टन मूव अगर अपवर्ड करेगी क्या करेगी, अपवर्ड करेगी, इज जो भी आपने इज डूइंग वर्क डन करवाया है, क्या करवाया है, वर्क डन, तो वो आपका क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव। और इस कंडीशन में आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। और उसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं चार्ज की, चार्ज की जिसे हमने क्यू बोला था। अगर क्यू पॉजिटिव हो और अगर क्यू नेगेटिव हो तब कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर बच्चों आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा और यहाँ पर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सही, एनर्जी इज एब्सॉर्ब एंड एनर्जी आर रिलीज। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है। मैं बार बार आपसे पूछती रहती हूँ, एमडीकेट में कुछ सवाल इस तरह से बनकर आएगा कि अगर मैं आप लोगों के लिए सवाल बनाऊं तो 600 जाउल बच्चों आप लोगों के पास कह सकते हैं हीट इज हीट है कितनी, 600 जाउल, और उसके ऊपर जो वर्क डन हुआ है वो हुआ है 400 जाउल। वर्क डन कितना हुआ है, 400 जॉल। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। और बच्चों वहां पर आपको क्या मालूम करनी है, एनर्जी को फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर आपने देख लेना है, यहाँ पर एनर्जी को फाइंड करना है। और आपका जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है, कहां पर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन को याद रखिएगा, पिस्टन क्या मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। इसका मतलब है आपका वर्क डन यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्यू और क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ई। क्लियर है, हमने वर्क डन को क्या करना है, जो उसके ऊपर एनर्जी है, एनर्जी को क्या करना है, मालूम करना है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर 600 को आपने प्लस कर देना है, किसके साथ, 400 के साथ। तो 600 और 400 आपके पास कितना होता है, 100 ही होता है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए 1000 आप लोगों के पास आ गया। क्लियर है। तो ऐसे सवाल आएंगे, आपको चुटकियों से क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बच्चों ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अब बच्चों एक और दो और टॉपिक है हमारी बुक में, उसको आपने ध्यान से देख लेना है। तो बच्चों अब हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है प्रेशर वॉल्यूम इक्वेशन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन इक्वेशन। तो उससे पहले जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं, लाइक सब्सक्राइब अपने लाजमी करना। क्या डिस्कस करने वाले हैं, वॉल्यूम एंड प्रेशर वर्क डन इक्वेशन। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। इसको हमने बच्चों अच्छे तरीके से समझना है, क्लियर है। तो वर्क डन क्या बराबर होगी किसके, फोर्स के। अब देखिए ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें क्या लगी हुई है, एक पिस्टन लगी हुई है, और यहाँ पर भी एक कंटेनर है जिसके ऊपर क्या लगी हुई है, एक पिस्टन लगी हुई है, पिस्टल्स लगी हुई है। ये इसकी E1 है, ये क्या है, E2 है एनर्जी। उसके बाद बच्चों ये वॉल्यूम V1 है और यहाँ पर फाइनल होके V2 हो गया। ये इसकी हाइट 1 है और ये बच्चों इसकी क्या है, हाइट 2 है। और ये पूरा क्या आया है, चेंज इन आया है हाइट के अंदर।
क्लियर है? तो यहाँ पर वर्क डन आपका बराबर है किसके? फोर्स के। अब प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, कि कितने एरिया पर कितनी फोर्स लगी है उसे हमने क्या बोला है? प्रेशर बोला है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूले को अरेंज करवा सकते हैं स्टूडेंट। फोर्स को इधर ले आए, पी और एरिया को इधर लिख दें, पी और एरिया को इधर रख दिया, और यहाँ पर बच्चों चेंज आया किसमें? हाइट में। तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? अगेंस्ट हो जाएगा, माइनस आप लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं, एंड चेंज आया है किसमें बच्चों? एरिया में। क्लियर है? तो बच्चों ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? इसके दो केसेस हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। पहले केस नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें बच्चों आपका प्रेशर आर कांस्टेंट, या बच्चों आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले हम वॉल्यूम को रख लेते हैं, लेकिन प्रेशर को यहाँ पर क्या रख लेते हैं? कांस्टेंट रख लेते हैं। केस नंबर 1। वैसे तो बच्चों आपके पास जो केस होता है उसके अंदर सबसे पहले तो हम वॉल्यूम को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम अगर आपका केस 1 में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये चीज बच्चों हमने याद रखनी है। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू, जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हमने निकाला था, Q निकाला था और वर्क डन निकाला था। अभी हमने वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, कितनी है यहाँ पर पुट करें, -P और डेल्टा A है। उसके बाद बच्चों हम इसे क्या करने वाले? सिंप्लीफाई। क्या करने वाले? सिंप्लीफाई। हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी जो बच्चों आएगा वो बराबर किसके आएगा? Q के। Q के क्या आएगा? बराबर आएगा। तो यही कंडीशन हमें बताती है फर्स्ट केस है जो इसका, जो आपके पास टॉपिक वॉल्यूम प्रेशर वर्क डन इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट केस 2 है, और बच्चों इसकी कंडीशन क्या हुई वो भी मुझे बतानी पड़ेगी आप लोगों को। द हीट, मैं यहाँ पर लिख दूं, जिसमें जो आपकी हीट है सिस्टम में, जो भी बच्चों आपकी हीट है ये पूरे सिस्टम के अंदर, उसमें बच्चों आपकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो बच्चों इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जो भी आपने इसमें डूइंग किया है बच्चों, क्या? वर्क डन। सही है? इंटरनल एनर्जी आर बच्चों इसमें वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं देन इज केस 2। अब केस 2 के अंदर क्या कहा जाता है वो भी देखते हैं। तो बच्चों केस 2, दिस इज कॉल्ड अ केस 2। तो केस 2 के अंदर बच्चों आपका प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट अगर रहे तो व्हाट हैव टू डू अ कंडीशन, फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज इन एनर्जी क्या किसके बराबर होती है? मैंने आपको बताया Q के बराबर होती है और वर्क डन के बराबर होती है। और वर्क डन की हमने इक्वेशन निकाली थी, यहाँ पर लिखी हुई है -P डेल्टा A। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बिल्कुल बच्चों आपको क्या होगा? क्लियर होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका अगर हम कंडीशन को निकालना चाहें तो यहाँ पर Q बराबर होगा, क्योंकि इतनी बड़ी डेरिवेशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी डेरिवेशन करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा, और बाद में बच्चों आपका क्या हो जाए? PV2 हो जाएगा, और साथ में बच्चों आप लोगों के पास आ जाएगा E1 PV1। क्लियर है? उसके बाद बच्चों आपका जो Q होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? डेल्टा H के। किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा H के। तो ये केस नंबर बच्चों 2 है। इसमें बच्चों जो आपकी द हीट, इसमें जो आपकी हीट है किसी भी सिस्टम की, ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है। अगेन आई कैन टेल यू इसमें आपकी जो इंथैल्पी होती है वो इक्वल होती है, और बच्चों यहाँ पर क्या होती है? इक्वल इन सेम। ये बच्चों आपका क्या होता है? केस 2 होता है। क्लियर है माय स्टूडेंट? आपको समझ आ रहा है? तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं हेसिस लॉ। इसको रिमूव करने के बाद, दिस इज द लास्ट टॉपिक, इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे हेसिस लॉ। तो बच्चों हेसिस लॉ आप लोगों के पास क्या है? हेसिस लॉ। व्हाट अबाउट हेसिस लॉ?
तो हेसिस लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं फिर आपको बोल रही हूँ, स्टूडेंट जो भी चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। बच्चों हेसिस लॉ क्या होता है, जिसमें आपकी द इंथैल्पी, इसमें तो बस हम डेफिनेशन ही लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये डेफिनेशन की बात है। इंथैल्पी आपकी डायरेक्ट हो या बच्चों क्या हो, इनडायरेक्ट हो, वो क्या रहे, रिमेन्स सेम रहे, उसको बच्चों आप सिंपलीफाई क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। अब कैसे, अब बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, अगर कोई बॉडी ए से बी तक गई तो ये डायरेक्ट गई, क्या गई, डायरेक्ट गई। ए से फिर किसकी तरफ जाए, सी की तरफ, फिर सी से किसकी तरफ जाए, डी की तरफ, तो ये क्या हो गया बच्चों, इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी रिमेन सेम आने चाहिए। जैसे डायरेक्ट आपके पास क्या है, 17 किलो जॉल, और उसके बाद इनडायरेक्ट आप लोगों के पास क्या है, ए से लेकर बी तक आप लोगों के पास सम ले लेते हैं। अगर हम रखें 20 को और 20 को, तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 60 ले लेते हैं। अगर 20 दे दे तो 20 इसको दे दे और 20 इसको दे दे और 20 इसको, तो इनका इनडायरेक्ट का भी सम कितना आया आप लोगों के पास बच्चों, 60, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का सम क्या रहे, रिमेन सेम रहे। यही बच्चों आपको क्या बताता है, हेसिस लॉ। और हेसिस लॉ को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चों इससे इस बी कैलकुलेटेड करते हैं। अब बच्चों मैंने आपको बताया था क्या कैलकुलेटेड करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और इट बी कैलकुलेटेड, और बच्चों हम कैलकुलेटेड करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम हम क्या कैलकुलेटेड करते हैं, वो हमें बता दें जल्दी, हमारा नाम सो जाएंगे, सो तो नहीं है। कैलकुलेटेड लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक मॉलिक्यूल्स, जो कि बाय द हेल्प ऑफ हैबर्स बोन, आप लिख सकते हैं हैबर-साइगर। मार्कर हमारा स्टूडेंट बंद हो गया, इसके लिए आपसे थोड़ी सी माजरत। अब अगर इंक बड़ी तो टाइम लग जाएगा, ये आपने समझ आना है कि मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, इसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सके हीट की फॉर्मेशन, और बॉन हैबर-साइगर क्या हेल्प लेके हम लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है।